तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में बच्चों हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रामर्स को देखेंगे और आपका अपठित गद्यांश किस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ताकि आपको अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में पूरे के पूरे नंबर बहुत इजीली मिल सके। मैं सब मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और इससे पहले बच्चों हमने सैंपल पेपर नंबर 1, सैंपल पेपर नंबर 2, सैंपल पेपर नंबर 3 और सैंपल पेपर नंबर 4 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दिया है। अगर आपने इससे पहले हमारी वो वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और इस वीडियो में जब आओगे आप तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख के बता दोगे। भाई मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझा दिए हैं ये 4 सैंपल पेपर, कि जो भाई आगे के सैंपल पेपर में आपको बताऊंगा वो सब सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही बता दोगे। टोटल मैं आपको 10 सैंपल पेपर बताने वाला हूँ। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, 10 सैंपल पेपर में अगर आप 5 सैंपल पेपर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बाकी के 5 सैंपल पेपर के आंसर आप इजीली खुद से ही निकाल दोगे। और ये कर दोगे तो आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने पूरे साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बच्चों, तो हमारे सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस आप देख लेना। 70+ मार्क्स इसी से पक्के आपके हो जाने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए एसएसटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल आपके 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 70 नंबर तो बहुत इजीली मैं आपके पक्के करवा दूंगा। सामान्य निर्देश में देखते हैं कि भाई टोटल हमारे 15 प्रश्न होंगे, और भाई 15 प्रश्न लेंदी होने वाले हैं, क्योंकि जो 12वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, और उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक करने का तरीका भी बताऊंगा कि बिना याद किए उन क्वेश्चंस के आंसर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है बच्चों? 4 खंड है, क, ख, ग और घ, और ये चारों खंडों के आंसर आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न को उत्तर दिए गए निर्देशों के पालन करते हुए हमें लिखना है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही अपने वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का जो कि है अपठित, जो कि हमारा है बच्चों गद्यांश। तो बच्चों ये महादेवी वर्मा के बारे में लिखा हुआ गद्यांश है, तो इसको हम पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि भाई हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवियत्री और लेखिका थी। भाई महादेवी वर्मा का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें महादेवी वर्मा को हम जानते हैं कि वह हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी ना कवियत्री थी और वो लेखिका भी थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। और वो कहाँ पैदा हुई थी बच्चों? फर्रुखाबाद में। और किस दिन पैदा हुई थी? 26 मार्च का दिन था 1907 में वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। महादेवी वर्मा का साहित्य जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था। और जो महादेवी वर्मा का जीवन था ना बच्चों, वो समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था, जिसमें महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और मनुष्यों की संवेदनाओं की गहरी समझ थी। भाई जहाँ पे वो जो लेखिका लिखते थे ना चीज़ों को, साहित्य को, उसमें हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में चलता था, समाज में कैसे असमानता फैलता जा रहा है उनके बारे में, और मनुष्य के संवेदनाओं की भाई गहरी समझ के बारे में बताया गया था कि हमारे समाज में हो क्या रहा है आखिर। महादेवी वर्मा का काव्य बेहद भावुक और संवेदनशील था। अब भाई जो महादेवी वर्मा जो काव्य लिखती थी वो बहुत भावुक हुआ करता था और संवेदनशील हुआ करता था। उनकी कविताएं न केवल व्यक्तिगत दुख और संताप को व्यक्त करती थी, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता का प्रतीक भी थी। कहने का मतलब है भाई जो वो कविताएं लिखते थे तो भाई उनकी खुद की व्यक्तिगत दुख नहीं थी, वो भाई समाज के दुख को बताती थी कि किस तरीके से समाज में कैसी कैसी गहरी समझ के बारे में, जो असमानता है उनके बारे में वो बताते थे।
उनका काव्य जीवन के दुखों और संघर्षों को गहराई से व्यक्त करता था। और जो उनके वाक्य काव्यों में अगर हम देखें तो वो दुखों को दिखाती थी, संघर्षों को दिखाती थी, किस तरीके से महिलाएं हैं वो संघर्ष करती हैं। स्मृति, नीरजा और रश्मि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब भाई जैसे स्मृति, नीरजा और रश्मि नाम की उनकी रचनाएं थी, ये प्रमुख है जो ज़्यादा फेमस हुई थी, जो उनकी कविताओं की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। और इन्हीं कविताओं को अगर पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। महादेवी वर्मा ने न केवल कविता बल्कि निबंध, गजल और कथा साहित्य में भी योगदान दिया। और जो महादेवी वर्मा थी वो कविता में ही नहीं, जब उन्होंने भाई निबंध भी लिखा, गजल भी लिखे और कथा साहित्य भी काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। वो सिर्फ वो कविता में ही स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो इन चीज़ों में भी स्पेशलिस्ट थे। उनका साहित्य आज भी हमें जीवन और समाज के बारे में गहरी सोचने के लिए प्रेरित करता है। और आज भी उनके साहित्य को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समाज के बारे में काफ़ी चीज़ें चलती है पता। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें तो भाई पहला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किस साहित्यिक धारा से संबंधित थी? तो बच्चों वो थी छायावाद से। ठीक है, छायावाद साहित्यिक धारा से वो संबंधित थी। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा का काव्य किस पर आधारित था? महिलाओं की स्थिति पर आधारित था, बिल्कुल। सामाजिक असमानता पर भी आधारित था, व्यक्तिगत दुख और संवेदनाओं पर आधारित था, आधुनिक साहित्य पे नहीं था। तो बच्चों ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों जो घ में दे रखा है 1, 2, 3 सही है, तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बच्चों उनकी जो महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से अगर देखें हम तो स्मृति भी है, नीरजा भी है और रश्मि भी है, ये तीनों है। तो बच्चों यहाँ पे स्मृति भी है, नीरजा भी है और रश्मि भी है, बस ये नहीं है। तो बच्चों कौन सी नहीं है ये बोला गया है ना, तो सूर सागर उनकी प्रमुख रचना नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य का प्रमुख विषय क्या था? अब भाई जो महादेवी वर्मा काव्य तो काफी लिखती थी, लेकिन उनका विषय क्या हुआ करता था ज्यादातर? तो लिखेंगे बच्चों, महादेवी वर्मा का काव्य मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और जीवन के दुखों को व्यक्त करता था। क्या बताया बच्चों मैंने कि जो महादेवी के जो काव्य थे ना वो भाई महिलाओं की स्थिति को बताते थे कि भाई उनके साथ क्या असमानता होती है और जीवन में कितने दुख होते हैं उनके। उनके काव्य में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता का विशेष स्थान था। और भाई वो काव्यों में औरतों की भावनाओं के बारे में, संवेदनशील चीजें जैसे सब चीजों को बताते थे और वो उनका ना विशेष स्थान हुआ करता था। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा का साहित्य किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है? और महादेवी का जो साहित्य है बच्चों हमारे जीवन को वो किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो लिखेंगे बच्चों, महादेवी वर्मा का साहित्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है कि भाई हम अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचें। उनके काव्य में भावनाओं और सामाजिक मुद्दों और जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण से हमें जीवन को सही अर्थ और उद्देश्य का एहसास होता है। तो बच्चों यहाँ देखो हमने 5 क्वेश्चन कितने जल्दी कर लिए और कितना इजी हुआ। तो ये आपके ना भाई अगर पैराग्राफ को आप जितने अच्छे से पढ़ते हो उतने अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब बच्चों हम काव्यांश को पढ़ते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना नहीं है। कि भाई जो हमारी जीवन है, हमारी जिंदगी है, वो एक भाई यात्रा है, उसमें हमें रुकना नहीं है भाई, आगे ही बढ़ते जाना है। हर कदम पर नए रास्ते खुद बनते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई रास्ते हमारे लिए खुद बनते हैं। कभी धूप कभी बारिश फिर भी डरना नहीं। भाई उसमें हमें चलते हुए ऐसी ऐसी धूप आएगी कि भाई हमें ना वो रोकना चाहिए, लेकिन हमें रुकना बिल्कुल नहीं है और डरना भी नहीं है उन चीज़ों से, बारिशों से भी नहीं डरना। जो दिल से चले वही मंजिल तक पहुँचे। और जो भाई दिल से चलते हैं कि भाई मुझे जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। हर दिन एक नई शुरुआत है कि भाई हर दिन एक नई शुरुआत होती है हमारी। नवीनता में ही सच्ची खुशी है और भाई जो न्यू चीज़ें होती है ना उसमें ही हमारी नई अच्छी खुशी सच्ची खुशी होती है। कभी भी खुद को कम मत ना आंकना, मतलब अपने आप को कभी भी कम मत आंको। खुश रहने की वजह सिर्फ तू है कि भाई खुश तू ही रह सकता है, वजह भी तू है। अगर गिरा तो फिर से उठ, अगर तू गिरता है तो फिर से उठ तू, क्योंकि तू अगर गिर जाएगा, अगर तू उठेगा नहीं तो तेरे लिए कौन होगा? तुझे ही संघर्ष करना है। नहीं तो क्या, ये राह तो सबको है, मतलब नहीं तो क्या,
ये राह तो इस राह पे तो सब हैं, तू आगे नहीं जाएगा तो कोई और आगे जाएगा। जीतने के लिए बस यही चाहिए, अडिग रहना और भरोसा खुद पर रहो कि भाई जीतने के लिए यही चाहिए और खड़े रहो अपनी जगह पे, वहां से हिलना नहीं है और अपने आप पे भरोसा रखना है। तो भाई इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा ही काव्यांश खत्म हो जाता है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना नहीं, इसका मतलब क्या है? तो जीवन में रुकने का समय आता है? नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है। जीवन में केवल भागना है, जहां बच्चों केवल आ जाए वो ऑप्शन आप सीधा ही कट कर देना। केवल भाई हमेशा ही नेगेटिव चीज को बताता है। जीवन को स्थिर रहकर जीना, बिल्कुल नहीं। जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच्चों। इसने बोला है कि जीवन में हमें रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। आगे देखते हैं। पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा है, कविता में जीवन के सफर को निरंतरता और अडिगता से जोड़ा गया है कि हाँ भाई कि तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो और भाई अपने रास्ते पे खड़े रहो, बिल्कुल भी तुम्हें हिलना नहीं। कविता में संघर्ष और पुनः प्रयास को महत्व दिया गया है। हाँ बच्चों, कि भाई तुम संघर्ष करोगे तभी तो भाई तुम धूप में बारिशों में संघर्ष करोगे तभी तुम अपने चीजों पे पहुंच पाओगे। और अगर तुम बाय चांस हार जाओ तो यार पुनः प्रयास करो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। और बच्चों जहां केवल आ जाए उसको आप काट दो। तो बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो यानी का ऑप्शन का और खा यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कभी धूप कभी बारिश फिर भी डरना नहीं का क्या अर्थ है? कि भाई कभी धूप आएगी कभी बारिश आएगी फिर भी हमें रुकना नहीं है। तो लिखेंगे धूप और बारिश दोनों को स्वीकार करना चाहिए कि भाई कोई भी हमारे भाई कोई भी मुश्किलें आए तो भाई हमको समय सबको स्वीकार करना है और भाई हमें सक्सेस अपने लाइफ में होना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे ये पंक्ति बताती है कि हर नया दिन हमें एक नई शुरुआत और अवसर देता है कि भाई जब हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, रात को हम सो गए तो एक तरीके से मान लो हमारा एक दिन खत्म। अब अगले दिन जब हम उठते हैं तो ये एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, हमें हर दिन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए कि भाई हम हर दिन जिएंगे तो भाई हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, मोटिवेशन होगा और वही उत्साह हमारे अंदर होगी। क्योंकि जीवन उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए, वह निरंतर बदलता रहता है। क्योंकि जीवन भाई हमें इन चीज़ों जीना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें अपने आप तेजी से बढ़ती ही रहती है। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो दिल से चले वही मंजिल तक पहुंचे का जीवन में क्या महत्व है? इसका मतलब क्या है बच्चों? तो लिखेंगे यह पंक्ति प्रेरित करती है कि यदि हम अपने दिल की सुनकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलती है। कि भाई अगर हम दिल की सोचे और बोले कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, अपनी मंजिल पानी है, तो भाई हमें मंजिल जरूर मिलेगी, हमें उसके लिए मेहनत करना है। ये हमें अपने आत्मविश्वास और इच्छाओं के साथ काम करने की प्रेरणा देती है कि भाई जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हम हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें और मोटिवेट करती है। तो बच्चों यहाँ से हमारा खंड का खत्म हो गया है। अब हमारा शुरू होता है खंड ख। चलो बच्चों इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय है। तो सबसे पहले बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चों उपसर्ग हमारे वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के, मतलब एक शब्द है उसके आगे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। अब भाई प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देती है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसके बेस पे। पहला है अपरिचित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान के लिखिए। अगर आपको उपसर्ग बोला गया है बच्चों अपरिचित में, तो बच्चों इसका मूल शब्द अगर हम देखें तो परिचित होगा। ठीक है, और आ हमारा क्या होगा बच्चों? उपसर्ग। ठीक है, तो आ उपसर्ग प्लस परिचित बन के हमारा बनता है अपरिचित। आपने मूवी भी देखी होगी अपरिचित। ठीक है, तो वो अपरिचित हमारे आ उपसर्ग और परिचित मूल शब्द से बना हुआ है। अब हमारा सर्व बच्चों ये सर्व है। ठीक है, सर्व उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो बच्चों अगर हम सर्व शब्द उपसर्ग से निर्मित शब्द लिखेंगे तो लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय, सर्व समर्थ, सर्व संपन्न। जैसे बोलते नहीं है कि आपके सर्व संपन्न आपका विवाह हो गया है, तो बच्चों सर्व प्लस संपन्न मिल बन के हमारा क्या बनता है? सर्व संपन्न, जहां हमारा सर्व उपसर्ग होता है। आध्यात्मिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान के लिखिए। आध्यात्मिक मतलब बच्चों अध्यात्म प्लस एक, हमारा क्या बनता है बच्चों? आध्यात्मिक।
ये हमारा जो अध्यात्म है वो हमारा क्या होगा बच्चों, मूल शब्द होगा, और एक हमारा क्या होगा, प्रत्यय। अगला है निष्कलंक। शब्द में उपसर्ग हमें पहचानना है। तो भाई निष्कलंक में जो उपसर्ग है हमारा वो निश उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैंने क्वेश्चन डाल दिया है कि भाई एक्सेप्शन में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। और बच्चों इसमें कलंक जो होगा वो आपका मूल शब्द हो जाएगा। मैं प्रत्यय से हमें शब्द उतारने हैं। तो भाई जैसे प्रेममय, रंगमय, उत्साहमय, हर्षमय, भयमय, ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्रत्यय। प्रत्यय से निर्मित हमारे होते हैं। जैसे पहले आपको आंसर बताया क्वेश्चन के आंसर, उपसर्ग हमारा अपरिचित हमारा मूल शब्द, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय, सर्वसंपन्न हमारे सर्व उपसर्ग से बने हुए, और अध्यात्म हमारा मूल शब्द है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं। अब इन आंसर को देख लो। अब अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला है बच्चों समास। ठीक है, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो गगन चुंबी, समस्त पद का समास विग्रह अगर करते हैं बच्चों तो गगन प्लस चुंबी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस आ जाएगा, गगन प्लस चुंबी। इसका मतलब होता है आकाश तक पहुंचने वाला। गगन चुंबी का मतलब बच्चों होता है आकाश तक पहुंचने वाला। और बच्चों ये समास जो है ना, ये बहुब्रीहि समास है। अगर देखो गगन चुंबी में क्या है हमारा बच्चों, बहुब्रीहि समास है, और इसका मतलब क्या होता है, आकाश तक पहुंचने वाला। आश्रमवासी, शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। भाई आश्रमवासी का मतलब होता है आश्रम में रहने वाला व्यक्ति। तो बच्चों यहाँ पे ना हमारा कर्म पद और कर्ता पद होते हैं, जिसमें कर्ता पद हमारा विधान होता है। तो यहाँ तत्पुरुष समास होता है। आश्रमवासी से आप एक तरीके से समझ लो, जब भी हमारा तत्पुरुष, ये बच्चों यहाँ पे ना तत्पुरुष समास है हमारा। तत्पुरुष समास की एक खास बात पता क्या होती है कि भाई इसमें जो शब्द होते हैं ना बच्चों, वो संस्कृत में होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्या, तत्पुरुष। अगला है एक शब्द में 2 गुण होते हैं, जैसे नया अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे कि द्विगुण। द्विगुण मतलब अर्थात 2 गुणों वाला। तो बच्चों ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, द्विगुण बोल दिया तो उसका मतलब द्विगु समास है। ये हमें आंसर ही दे दिया एक तरीके से। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों अव्ययीभाव समास वो शब्द होते हैं जिसमें बिना कारण जैसे शब्द आते हैं, बिना कारण, इसके अलावा, जैसे ही, उसमें से, ऐसे ही, ऐसे शब्द जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हमारे अव्ययीभाव। जैसे कि उसने मुझे मारा बिना कारण के। ठीक है, तुम मुझे ये चीज दिलवा दो, तुम मुझे ये मत दिलवाओ, इसके अलावा मुझे ये दिलवा दो। इस तरीके से बच्चों हम इसका यूज करते हैं। और अगला क्या है बच्चों, युद्ध क्षेत्र। शब्द में हमारा समास क्या होगा बच्चों, युद्ध का क्षेत्र, यानी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार प्लीज हमें लाइक करिए, क्योंकि बच्चों ये 4 सैंपल पेपर है। एक सैंपल पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बच्चों आप सिर्फ एक सपोर्ट कर सकते हो मेरा, हमारी वीडियो को लाइक करके। आप जितना लाइक करोगे हमारी वीडियो को, हमारा मोटिवेशन लाखों करोड़ों गुना बच्चों बढ़ता जाता है। तो प्लीज बच्चों एक निवेदन है, हमारी मेहनत का आप एक फल दे दो, बस एक लाइक कर दो आप। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों क्या यह सच है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। जहां भी बच्चों ऐसे साइन आते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों जहां ये चिन्ह आ जाए वहां बच्चों क्या, कौन से वाक्य हो जाएंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक कप चाय लाकर मुझे दो। भाई यहां पे क्या हो रहा है कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, एक छोटे आदमी को क्या कह रहा हूं कि मुझे एक कप चाय लाकर दो। मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जहां भी हम ऑर्डर देते हैं वहां हमारा क्या आता है बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आगे संकेतवाचक वाक्य। वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो संकेतवाचक वाक्य का हम उदाहरण देंगे तो क्या होगा, वे क्या करना चाहता है, क्या तुम जानते हो। बच्चों यहां पे एक तरीके से आप बोलोगे ये तो प्रश्नवाचक भी है, लेकिन बच्चों प्रश्नवाचक भी है ये, और ये हमारा क्या है, संकेतवाचक भी है, कि हम संकेत दे रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि वह क्या करना चाहता है। एक तरीके से संकेत वाली चीज हो जाती है। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण होगा, तुम कहां जा रहे हो। यहां प्रश्न पूछ लिया हमने, क्या तुमसे मिलोगे, कि तुम कहां जा रहे हो, तुम मुझसे मिलके तो जाओ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, जो किसी वाक्य किसी कार्य को ना करने, निषेध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ना करने के लिए।
तो बस एक ही वाक्य है आपका जो कि है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, निषेधवाचक वाक्य। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं जो कि हमारा है अलंकार। तो देखते हैं बच्चों, तरनी तनुज तनुजा तट तमाल तरुबल बहुछाय। यहां बच्चों ता शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब भी ता शब्द की या किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है बच्चों, तो वहां पे हमारा आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, पहले का हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास। आपके सिर्फ बच्चों 3 अलंकार पूछेगा, एक अनुप्रास, एक यमक और एक आपका क्या होगा बच्चों, श्लेष। इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, जीवन की यात्रा में यात्रा ही जीवन है। अब यहां देखो बच्चों, यात्रा, इसमें जीवन की यात्रा एक शब्द है, दूसरा शब्द है हमारा यात्रा, यानी 2 शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्द का मतलब अलग है। जब भी बच्चों ऐसा हो कि 2 शब्द की पुनरावृत्ति हो और उनका अर्थ अलग हो, तो बच्चों यहां हमें हमारा कौन सा अलंकार आता है, चलो आप कमेंट में बताओ। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, मैं आपको 5 सेकंड में इसका आंसर बताता हूं। जिस बच्चे ने बोला कि यमक अलंकार है, वो तो भाई मेरे से वेरी गुड ले जाओ और 50 रुपए भी ले जाओ, क्योंकि ये यमक अलंकार है। यमक अलंकार वही होता है बच्चों जहां पे हमारे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उनका अर्थ अलग होता है। वहीं अगर श्लेष अलंकार देखें तो एक ही शब्द होता है, लेकिन एक ही शब्द का अर्थ 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मधुबन की छाती देखो, तो यहाँ हमारी छाती भी होती है। तो बच्चों यहाँ छाती का ना 2 अर्थ हो सकता है, एक मधुबन की छाती, एक इंसानों की छाती। तो बच्चों जब भी ऐसा है कि एक ही शब्द का 2 अर्थ निकले, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, श्लेष अलंकार। और यहाँ पे यमक में क्या है कि उस शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मैंने एक चीज बच्चों आपको काफी अच्छे से समझा दी है भाई, आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर ही पतन होता है, पथ का पुनरावृत्ति हुआ है। आंख बंद करके बच्चों यमक अलंकार पे टिक कर दो। और चंचल चकोर चांदनी, अब भाई यहाँ पे किस शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है, चा शब्द का। इसका आंसर शांति से ना कमेंट में बता दो कि क्या आंसर है। भाई कुछ चीजें आपको भी तो आनी चाहिए कमेंट में, भाई एंगेज हो कमेंट में, बताओ भाई कि क्या आंसर हो सकता है। हम सीधा ही अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। पहले का अनुप्रास, दूसरे का यमक, तीसरे का श्लेष और भाई लास्ट का आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, आप कमेंट करो। अगला है बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन जो कि हमारा है खंड सा। खंड मतलब खंड हमारा 3rd खंड है। इसमें हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयोग विकल्प उपयोग चुनकर लिखिए। तो बच्चों हमें लिखना है पठित पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन, जो कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर को। तो चलो शुरू करते हैं। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब भाई सुभद्रा जी होती है वो अपनी भाई छात्रावास स्कूलिंग छोड़ के चली जाती है। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निशा आती है। भाई एक लड़की आती है मराठी, जो इसका नाम होता है जेबुन्निशा। कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। कहाँ रहती थी बच्चे, वो कोल्हापुर में रहती थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, और जेबुन्निशा जो थी वो हमारी लेखिका का बहुत सारा काम कर देती थी। वे मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अब जेबुन्निशा जो थी वो हमारे जो लेखिका है उनकी मदद कैसे करती थी कि भाई वो डेस्क को साफ कर देती थी, उनकी किताबें जो वो पढ़ा करती थी उनको वो ठीक से रख देती थी, जिससे कविता को ये काम जिससे लेखिका को ये काम नहीं करने पड़ते थे और उनको कविता के लिखने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, और जो जेबुन्निशा थी वो मराठी के साथ ना हिंदी को जोड़ जोड़ के बोला करती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी, और भाई मेरे को ना वो जो मराठी थी वो बहुत फैसिनेटिंग लगने लगी। तो मैं भी बोली कि चलो मुझे भी मराठी सिखा दो, तो मैं भी मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। वहाँ पे ना हमारी उस्ताद हमारा लड़का होता है, उस्तानी हमारी लड़की होती है। तो एक उस्ताद होती है इनकी, जिनका नाम होता है जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्द को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा ना जाता। भाई अब क्या है कि जो उस्तानी जी थी ना वो बहुत बेइज्जती करने वाली औरत थी।
वो भाई जब भी जो जेबुन्निसा थी, आपको पता ही है वो कैसे बात करती थी, कुछ हिंदी कुछ मराठी। तो कभी कभी जब इनके सामने वो इकरे तिकरे जैसे शब्द बोल देती है लोकर लोकर से, तो ना जो हमारी बेगम थी, क्या नाम था, जीनत बेगम, वो भाई बेइज्जती मारने में टूक मतलब रहती नहीं थी, वो बेइज्जती मार ही देती थी। वह देसी कौवा मराठी बोली, कहती थी अब एक देसी कौवी मराठी बोली। आप देखो यहाँ पे ना बॉडी शेमिंग की गई, कैसे कि उसके रंग का भाई मजाक उड़ाया गया कि देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है, ये मराठी कौवा है, मराठी ही बोलेगा। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। भाई जेबुन्निसा थी वो भाई अपने ही कल्चर को भाई ज़्यादा ही आगे बढ़ाती थी और उस वक्त जैसा ही कपड़े पहना करती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, कि भाई हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे ना, कहाँ बोलेंगे, तो ये कहती थी वो। तो भाई यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा पठित गद्यांश से लिया गया था। तो भाई इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, ये पाठ किस विधा में लिखा गया। तो बच्चों ये लिखा गया था उपन्यास विधा में। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनमोहन वर्मा थे, बिल्कुल ठीक है। मनमोहन को यह नाम ताई ने दिया था, बिल्कुल ये भी सही है। क्रोथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में महादेवी वर्मा को पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, ये भी ठीक है। महादेवी वर्मा के परिवार में 200 वर्षों से कई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी, ये भी ठीक है बच्चों। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, जो ऑप्शन हमारा घ है, कथन 1 2 3 4 चारों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुभद्रा कुमारी के छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद उनके कमरे में कौन सी लड़की रहने आई। अब महादेवी वर्मा जो भाई कमरे में सुभद्रा कुमारी के साथ रहा करती थी, वो भाई अब छात्रावास छोड़कर चली जाती हैं, तो भाई उनके साथ कौन आती है। तो भाई कौन आती है, जेबुन्निसा। ठीक है, ये हमने जेबुन्निसा के बारे में ही ऊपर पढ़ा है, जिसको जो जीनत बेगम थी क्या कहती थी, मराठी कौवा। आगे देखते हैं, मराठी लड़की जेबुन्निसा का संबंध किस स्थान से था जो महादेवी वर्मा के साथ रहती थी। तो बच्चों वो उत्तर प्रदेश के कोल्हापुर में रहा करती थी। उत्तर प्रदेश तो बच्चों यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे बस कोल्हापुर मेंशन किया गया है, तो हम यहाँ कोल्हापुर लिख देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन कि अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पदक। पदक का मतलब होता है कि प्रशंसा सूचक पुरस्कार जो सोना या चांदी से बना होता है, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन हमारा। अगला लहरिया। लहरिया का मतलब होता है रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी, ये भी ठीक है, जो कि मराठी लोग पहना करते थे। वाइस चांसलर को हम कहते हैं कुलपति, ये भी ठीक है। और नक्काशीदार का मतलब होता है बेल बूटे के काम से मुक्त। यानी बच्चों ये चारों ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो हम देखेंगे कथन घा 1 2 3 और 4 सही है। अब बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपके कि भाई इसका आंसर बताओ कि ये ठीक है गलत है, अगर आपको ना आंसर का अंदाजा ना लग पाए, तो अब जो चारों ऑप्शन जो होते हैं ना, चारों या तीनों ऑप्शन वाले जो आंसर होगा उस पर आप टिक करके आ जाना, क्योंकि 95% चांस में ये चारों ही ऑप्शन ठीक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारा 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। हम अपने आप 8th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्या है, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहला है झूरी अपने बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था। भाई झूरी जो कि भाई इनके 2 बैल थे, हीरा और मोती, तो उनके साथ इसका कैसा व्यवहार था। तो लिखेंगे झूरी अपने बैलों हीरा और मोती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। भाई वो बहुत अच्छा व्यवहार करता था अपने बैलों के साथ। बैलो यहाँ पे ना 2 मात्रा आएगा। वह उन्हें प्रेम से भूसा खिलाता और स्नेह से पीठ सहलाता, और भाई वो बहुत प्यार से कहता कि लो बेटा तुम खाओ, अपने बेटे की तरह मानता था। और भाई पीठ सहलाते हुए उन्हें खिलाता, उन्हें नहलाता था। झूरी अपने बैलों को कभी मारता नहीं था, वह हर समय बैलों की हितों की चिंता करता था, इसीलिए बैल भी झूरी के व्यवहार से प्रसन्न थे। और भाई जो झूरी था वो भाई बहुत अच्छा व्यवहार करता था। इवन जब झूरी अपने बैलों को बेच देता है, तो बैल भाई जिसको बेचते हैं ना, वहां से ना तोड़ ताड़ के ना झूरी के पास वापिस आ जाते हैं, जो कि पहली बार होता है। तो भाई जो ये हीरा मोती ना, ये दोनों भाई बहुत प्यार भी करते थे झूरी से। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम खा पे आते हैं, क्या है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।
कि भाई जो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो लिखेंगे बच्चों आंसर कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को हर गहरे तरीके से प्रभावित कर रही है। यह संस्कृति निरंतर वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाओं के प्रति हमारी चाहत को बढ़ावा देती है कि भाई हमें क्या चाहिए, कि हमें भाई वस्त्र चाहिए, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए और वहाँ की जो सेवाएं हैं वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, जिससे लोग अधिक खरीदारी खर्च करने की प्रवृत्ति में होते जा रहे हैं। और भाई लोग क्या करते हैं कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो भाई ज़्यादा ही पैसे खर्च करना शुरू करते हैं। विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें हमेशा नवीनतम उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं, और विज्ञापन यानी जो एडवर्टीजमेंट है और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हमें हमेशा कहते हैं कि नई चीज़ों को खरीदो, इस पे हमें अट्रैक्ट किया जाता है, जिससे हमारी प्राथमिकताएं और ज़रूरतें बदल जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। और भाई इसमें क्या है कि भाई हमें क्या लगता है कि भाई हमारी प्राथमिकता ना यही है, इन चीज़ों से ही मिलती है। इससे क्या होता है कि भाई जो हमारा मानसिक तनाव है ना वो बढ़ सकता है। जैसे कि जबकि जैसे क्या होता है बच्चों, मान लो मुझे ना एक फ़ोन लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने किस्तों पे लिया, तो क्या हुआ भाई उसका मुझे किस्त भरना है, तो भाई किस्त भरेंगे तो किस तरीके से भाई हमारा सर दर्द होगा, भाई हमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। जबकि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि भाई पर्यावरण पर भी हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक उत्पादन और कचरा बढ़ता है। और आजकल उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। अब भाई पर्यावरण को कैसे भाई नुकसान करता है कि भाई जो सामान खराब हो जाए, जैसे भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए तो भाई उसको वेस्ट किया जाता है, तो भाई इससे हमारी पर्यावरण भी गंदी हो रही है, और इससे भाई हम अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं। जैसे परंपराएं थी, हमारी आस्थाएं थी, ये सारी हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अंधाधुंध इस उपभोक्तावाद संस्कृति के पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है, और हमें लक्ष्यहीन होते होते जा रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं बच्चों, लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। यहाँ से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसी एक पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा दो, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, कि भाई जूता हमेशा ना टोपी से कीमती ही रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पे 2500 टोपियां निछावर है। तो बच्चों यहाँ ना व्यंग्य किया गया है, तो अगर हम व्यंग्य को स्पष्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि जूतों को ताकत, एक सेकेंड, कि जूतों को ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। कि भाई जूते क्या होते हैं, भाई ताकत दिखाता था पहले में, कि जिसके पास जूता है ना वो भाई ताकतवर है, पैसा वाला बंदा है। जबकि टोपी सम्मान का प्रतीक होती है, जबकि जो बंदे टोपी पहनते हैं ना उनको लगता है कि मैं सम्मानित हूं, या सम्मान हुआ करते थे पहले। आजकल पैसे और ताकत के बल पर लोग सम्मानित व्यक्ति को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आजकल क्या है बच्चों, अगर आपके पास पैसा है और आपके पास पावर है तो भाई आप किसी भी सम्मानित व्यक्ति को झुकने के लिए मजबूर कर दोगे कि तू झुक, अगर तू झुकेगा नहीं तो मैं तुझे पटवाऊंगा, तुझे झुकना ही पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अब स्वाभिमान और आत्म सम्मान से को त्याग कर केवल पैसे की ताकत को महत्व देने लगे हैं। भाई इससे क्या दिखता है कि भाई व्यक्ति अब अपने स्वाभिमान को भाई त्याग दिया है, आत्मसम्मान को त्याग दिया है, और केवल पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं। अगला है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, इस व्यंग्य में कहेंगे कि लोग अक्सर अपनी गलतियों और खामियों को छिपाने के लिए पर्दे का सहारा लेते हैं, कि भाई अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो भाई मैं उसको छुपाना चाहूंगा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं भाई, छुपाते हैं उस चीज को। लेकिन प्रेमचंद इसके विपरीत थे, प्रेमचंद इसके भाई विपरीत थे, वो अपनी खामियों को छुपाते नहीं थे। उन्होंने कभी अपनी कमी या दोषों को छिपाने की कोशिश नहीं की। वे अंदर और बाहर से सच्चे और ईमानदार थे, अपने अंदर के बाहर से। ये बच्चों नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि वो भाई दोषों, मतलब अपने जो कमियां हैं उनको वो छिपाते नहीं थे, जैसे वो अंदर से थे वैसे ही वो बाहर से थे। तो यहाँ ये व्यंग्य किया गया है। अगला देखते हैं, इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। भाई जो सालिम अली थे वो भाई पक्षियों से बहुत प्यार करने लगे थे। तो ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में कि उनकी दिशा को बदल दिया गया और वो उनको पक्षी प्रेमी बना दिया गया। तो लिखेंगे बच्चों कि बचपन में खेलते समय सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर जमीन पर गिर गई। अब क्या होता है बचपन में ना, सालिम अली जी खेल रहे थे एयर गन से, तो भाई ऐसी ना चलाते हैं भाई, किसी भी चलाते हैं, तो एक गोरैया ना घायल होकर जमीन पर गिर गई थी। उस घायल गोरैया को देखकर उनका हृदय पिघल गया। भाई उनको जब देखा ना
तो उनका दिल ना भाई पिघल गया, बिल्कुल डरने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। इस घटना ने उनके जीवन को नई दिशा दी, और ये जो घटना हुआ उनके जीवन को एक नई दिशा दी कि यार मैंने बहुत गलती किया, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अब की पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। और वहां से उन्होंने सोच लिया कि जो मैंने ये गलती की है, ये गलती मेरी कैसे सुधरेगी, जब मैं और पक्षियों की मदद करूंगा। तब से वो पक्षियों की मदद करने लगे। अब 8th क्वेश्चन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि लासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। कहने का मतलब है कि लासा की ओर जो हमने पाठ पढ़ा, वहां पे जो तिब्बत के लोग थे ना, वो अपने पास ना हथियार रखते थे, क्योंकि भाई उस समय कानून हुआ नहीं करता था। तो क्या था भाई, किस चीज से वो डरते थे कि जो अपने पास हथियार रखा करते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान तथा लूटने का खतरा बना रहता था, इसलिए लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। जैसे भाई अपने हथियारों को लाठी डंडों की तरह लेकर चलते थे कि भाई अगर कोई डाकू हमारे पास आ जाता है तो उसको हम मार देंगे। यहाँ डाकू लुटेरे को का खतरा बना रहता था, और डाकू लुटेरे पहले तो आदमी को मारते थे, उसके बाद उसे लूटते थे। और क्या होता था बच्चों कि डाकू भाई लूट ले और छोड़ दे, ऐसा नहीं होता था। पहले वो उसे मार देते थे, फिर उसे लूटते थे कि भाई सबूत मिले ही ना, और मरने वालों का कोई गवाह नहीं होता था। और जो भाई जिसको वो मारते थे उनका कोई भी गवाह ना होने के कारण वो सारे डाकू बच जाते थे और उनको सजा भी नहीं मिलती थी। इसलिए तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा है पट्टी पद्यांश। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को देखते हैं। पकाखी के कारनई सब जग रहा बोलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुस्लिम खुदाई। मतलब कहा गया कि बच्चों हिंदू राम कहता है, मुस्लिम खुदा कहता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुही निकटी के जाय, काबा फेरी काशी भया राम ही भया रहीम। बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार संत सुजान किसे कहा जा सकता है। तो बच्चों संत सुजान किसको कहा जा सकता है, जो निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करते हैं, कि भाई वो सोचते हैं कि भाई हम प्रभु को जानते हैं, हमारे लिए कुछ भी और हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगला, कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए कि किसी व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है। बिल्कुल सही बात है। कावा मुसलमान का धर्म का पवित्र स्थान है। बिल्कुल बच्चों, कवि ने संसार की तुलना स्वान से की है। स्वान एक पक्षी का नाम है, उससे की गई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और बच्चों ये 4th ऑप्शन भी हमारा ठीक है, तो ऑप्शन घ हमारा कंप्लीट सही हो जाएगा। आपको मैंने ऊपर ही बताया था अभी कि अगर आपको किसी का आंसर ना चले पता, तो भाई आंख बंद करके चारों ऑप्शन को सही कर देना, ये ज्यादातर सही होते हैं। अगला है बच्चों, कबीर के अनुसार भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भाई कबीर किस प्रकार कहते हैं कि भगवान की पूजा करना चाहिए, तो भाई अपने मन से करना चाहिए, कि अपने मन विचार क्रिया का सत्य पालन करके। कि भाई तुम काबा जाओगे, काशी जाओगे, वहां से तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, अपने मन में ढूंढो, तुम्हें मन में अब तुम्हारे भगवान मिलेंगे। आगे देखो, काबा फिरी काशी भया, कि काबा गया काशी गया, राम ही भया रहीम, कि राम ही रहीम है। मोटू चोंद मया भया, बैठी कबीर जमी कबीरा जमी। जी, पंक्ति का मूल भाव है क्या, ईश्वर हर जगह है, कि भाई काशी जाओ जाओ, यहाँ जाओ, काशी जाओ, काबा जाओ, ईश्वर हर जगह है। राम ही रहीम है, काबा और काशी समान है। तो बच्चों उपरोक्त हमारे सभी जो ऑप्शन होगा वो कंप्लीट ठीक हो जाएगा। ये हमारे यहीं तक के ऑप्शन में कहा गया है। ठीक है, आगे जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो देखते हैं कि कविता के अनुसार दिए गए शब्दों तथा उनके अर्थों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। भाई अगर आपको ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन नहीं आते, तो भाई आंख बंद करके आपको क्या करना है, पांचों ऑप्शन को कंप्लीट ठीक कर देना है। क्वेश्चन है बच्चों, पाठ्य पाठों के आधार पर 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पद्य पाठ मतलब आपको जो कविताएं हैं बच्चों, उनके आधार पर कुछ लिखे हुए क्वेश्चन, उसके आंसर देने हैं। तो देखेंगे बच्चों पहला क्वेश्चन कि मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। ये 10-10 बार लिखने की क्या जरूरत है भाई आपको। चलो भाई गलती से लिख दी होगी हमने। तो बच्चों अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। मानसरोवर से क्या आशय है, मतलब मानसरोवर से कबीर ने मानसरोवर का नाम क्यों लिया, इसका क्या मतलब है। और कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी है, मतलब क्या करता है सच्चा प्रेमी, क्या मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं सच्चे प्रेमी के होने के।
तो आंसर लिखेंगे कि मानसरोवर का मतलब है मन रूपी सरोवर। कि मानसरोवर का मतलब है बच्चों जो मन से हमने सरोवर बनाया है, इसमें स्वच्छ विचारों का जल भरा है। जहां सरोवर का मतलब होता है बच्चों नदी, तो बच्चों इसमें इस नदी में हमारे स्वच्छ मतलब साफ विचारों का जल भरा हुआ है। इस जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मोती उगते हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। आगे कबीर के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो केवल ईश्वर की भक्ति करता है और उसे पाने का प्रयास करता है। भाई सच्चे प्रेमी की क्या भक्ति बताई कि जो तुम प्रेम करते हो लड़का लड़की से, लड़का लड़की से और लड़की लड़का से, तो भाई ये सच्ची प्रेमी नहीं है। सच्चा प्रेमी केवल हमें ईश्वर को ही भक्ति कर सकता है और अपने प्रेम से उन्हें पाने की कोशिश करता है। इस सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं होती भाई, उसको संसार की चीजों की बिल्कुल भी चाह नहीं होती, ना ही कोई लोभ होता है, और वो भाई लोभ और मोह माया से भी दूर होता है। उसके लिए सांसारिक बंधन ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं बनते। कि सांसारिक जो चीजें हैं, जैसे लड़का लड़की को चाहता है, तो भाई यहाँ लड़का है, मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, भाई ना ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा ना ये होगा, ये सांसारिक सुख है, इनसे ही वो दूर है। कौन? हमारा जो कबीर है हमारे, वो दूर है इन चीजों से। ठीक है, तो भाई ये चीज हो जाएगी कि भाई सच्चे प्रेमी की तुलना किससे की गई है कि वो सिर्फ ईश्वर से भक्ति को ही सच्चा प्रेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? भाई कैदी और कोकिला जो कविता हमने पढ़ा उसमें हथकड़ी जो लगाई गई उसको गहना बोला गया है, तो ऐसा क्यों बोला गया? आंसर लिखेंगे, कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा क्योंकि उनके लिए ये हथकड़ियां कोई बंधन नहीं है। भाई वो हथकड़ी कोई बंधन थोड़ी है उनके लिए, बल्कि गर्व का प्रतीक है। उनको गर्व होना चाहिए इससे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। भाई स्वतंत्रता के लिए उठाई आवाज पे अगर मुझे हथकड़ियां लगती हैं तो मेरे लिए ना वो बंधन नहीं है, मेरे लिए वो जेवरात है, गहना है मेरे लिए। और इस संघर्ष में वो किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं करते थे। उनके लिए यह क्या गहना बन गया था, ना कि बंधन। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा यह आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अगला देखते हैं कि ग्रामश्री कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वे भारत के किस भूभाग पर स्थित है? कि भाई ग्रामश्री जो कविता है उसमें गांव, बहुत सारे गांवों का चित्रण हुआ है, तो हमारे भारत में कहाँ का मतलब कहाँ के एरिया हो सकता है, किस तरह का भूभाग हो सकता है जहां का वो हुआ? तो लिखेंगे, कविता में गंगा के किनारे स्थित किसी गांव का चित्रण किया गया है और यह उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में आता है। कहाँ बच्चों? गंगा के किनारे जो गांव है उनका चित्रण हुआ है। तो जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से बहना शुरू होती है? उत्तरी भारत की तरफ से, तो ये उस तरफ का इलाका हो सकता है। इन इलाकों में गंगा नदी के किनारे हरियाली, कृषि और जीवन का प्रचुरता से विस्तार होता है। और भाई यहाँ पे पानी होने के कारण इसके किनारे हरियाली होती है, जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं। किसान लोग वहाँ रहते हैं जो कृषि करते हैं, और जीवन एक अच्छे से विस्तार होती है। यह इलाका गंगा के मैदान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ खेत और बाग बगीचे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हसमुख हरियाली हिम आप, सुख से अलसाए से सोए हुआ है। मतलब हसमुख हरियाली हिम आप, हिम का मतलब होता है बच्चों हिमालय की जो हमारा एक तरीके से कहे बर्फ, उसको कहते हैं। तो लिखेंगे आंसर, जब सर्दी की धूप हरियाली पर पड़ती है, जब सर्दी की धूप बच्चों हरियाली पे पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हरियाली खुश होकर मुस्कुरा रही है। जब भाई ठंड में धूप जो हरियाली पड़ती है, जिसपे हम पे भी अगर ठंड में धूप पड़े तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम मुस्कुरा जाते हैं, तो उस तरीके से हरियाली भी मुस्कुराती है। सूरज की हल्की और कोमल धूप में आलस्य का एहसास होता है। और भाई इसमें क्या होता है? भाई आलस्य का एहसास होता है जैसे धूप और हरियाली दोनों आराम से सो रहे हों। यह दृश्य अत्यधिक शांति और सुकून का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए? तो भाई जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो हमने पोयम पढ़ा, कविता पढ़ी, उसमें बच्चे काम पर जाते हैं, तो भाई आपके हिसाब से उन्हें काम पे नहीं भेजना चाहिए, क्यों? और उन्हें क्या मौके मिलने चाहिए? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यार उनका उम्र उतना नहीं हुआ है, उन्हें काम नहीं करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो लिखेंगे, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि
यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है यानी रोकता है। यह उम्र उनकी शिक्षा और खेल कूद की होती है कि भाई अभी के टाइम पे वो शिक्षा ले, खेल खेले कूदे। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें खेलकूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह वे आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। उनका समुचित विकास ही देश के उज्जवल का भविष्य में नींव रखेगा। कहने का मतलब है बच्चों कि जब बच्चे काम पर जा रहे हैं उसमें ना काम पर जाने से ऐसा नहीं है कि भाई उनको दिक्कत छोटी मोटी होती है, उनके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाती है। ये उम्र जो होती है ना उनकी, भाई उसमें उनको ना पढ़ाई लिखाई करना होता है, थोड़ा खेल कूद करना होता है, जिससे भाई उनकी जो ओवरऑल उनका जो शरीर का बनावट होता है वो चेंज हो। तो भाई उनको ना स्कूल की पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसके आंसर कंप्लीट कर देंगे बच्चों। यहाँ से हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं अपने बच्चों हम 11th क्वेश्चन पे, जहां हमें पाठों पर 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 50 से 60 शब्दों में। तो देखो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पढ़ेंगे बच्चों। अत्यधिक चिंता की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं, स्मृतियां आने लगती है। भाई जब कोई बंदा बहुत ज्यादा चिंता करता है, सोचता है, तो उसको नींद नहीं आती है, उसको ना स्मृतियां दिखती है, उसके दिमाग में ना चीजें चलती है कि भाई ये चीज ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है। तो लिखेंगे, यह कथन सत्य है कि अत्यधिक चिंता की स्थिति में व्यक्ति को नींद नहीं, स्मृतियां आने लगती है, क्योंकि चारों ओर बाढ़ आने का शोर मचा हुआ था। क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, चारों ओर ना बाढ़ आने का शोर मचा हुआ था। तो भाई उस समय ना नींद नहीं आ रही थी, लोग सोचते थे कि यार कहीं अभी बाढ़ ना आ जाए हमारे पास, अभी हम दह ना जाए उसमें। तो ऐसे में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। लेखक का मन उदास, निराश तथा आशंकित था। और भाई उनका मन ना बहुत ज्यादा उदास था तथा बाढ़ की विनाशशीलता से ग्रस्त था। और भाई जो बाढ़ इतना बड़ा होता है उनसे भाई वो सोचने पड़ गए थे कि यार क्या होगा जब बाढ़ आ जाएगा। उन्हें भूली बिसरी यादें तथा पुरानी स्मृतियां उनके सामने अछाने लगी। और जो भाई जो हर एक चीज थी, यार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, सारी स्मृतियां उनके सामने आने लगी कि क्या क्या हो सकता है। दरअसल अपने सामने विपत्ति को देखकर व्यक्ति अपने अतीत को याद करने लगता है। और भाई जब देखता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो व्यक्ति क्या सोचता है अपने भाई विपत्ति को देखकर क्या सोचता है, अपने व्यक्ति अपने अतीत के बारे में सोचता है और उसकी मानसिकता उदासीन हो जाती है। और भाई जो उसकी मानसिकता है वो उदास से भर जाती है। इसलिए बाढ़ की इस विनाशशीलता के बारे में सोच सोचकर उनको चिंता के कारण नींद नहीं अपितु पुरानी स्मृतियां आने लगी थी। ठीक है भाई, तो भाई इसलिए बाढ़ का सुन के उनको नींद नहीं, उनको स्मृति आने लग गई थी। अगला देखते हैं। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। सच में क्या बोला बच्चों, सच में अकेलेपन का ना मजा ही कुछ और होता है। मेरे संग की औरतें पाठ के इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार कीजिए। मतलब लेखिका और उसकी बहन कहती है कि यार अकेलेपन का ना मजा ही कुछ और होता है। तो भाई तो इसके ऊपर हमें लेखिका और उसकी बहन के व्यक्तित्व के बारे में बताना है। तो लिखेंगे बच्चों, लेखिका और उनकी बहन दोनों अपने अपने जीवन में दृढ़ और स्वतंत्र विचारों वाली थी। भाई दोनों ही डिटरमाइंड थी कि भाई ये काम करना है तो करना है। और भाई महिलाओं में वो स्वतंत्र थी कि भाई चलो मेरे साथ तुम असमानता करो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मैं करूंगी। लेखिका की बहन जो कि नाम था रेणु, अपनी इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी कि भाई जो सोचती थी वो करती थी। एक बार बारिश में स्कूल जाने की जिद में वे अकेली चल पड़ी। भाई अब क्या हुआ है, भाई बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनको स्कूल जाना था कि भाई मुझे स्कूल जाना ही है। और भाई वो स्कूल चली भी गई। ये घटना उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। लेखिका भी अपने विचारों में स्वतंत्र और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत थी। कहने का मतलब है भाई कि जो लेखिका थी वो भी समाज के लिए ना भाई कविताएं लिखा करती थी। तो वो भी भाई अपना काम बखूबी कर रही थी। कर्नाटक में उन्होंने स्कूल खोलकर यह सिद्ध किया कि अकेले चलने का साहस इंसान को लक्ष्य तक पहुंचाता है। कि भाई अकेले चलने का जो साहस होता है वो उसको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। कि भाई समाज में जो महिला को जो इज्जत चाहिए, जो इक्वालिटी चाहिए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें वो बताना है। तो लिखेंगे, समाज में महिला को उचित सम्मान दिलाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। भाई महत्वपूर्ण कदम क्या क्या होंगे, जैसे कि महिलाओं को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। कि भाई उनको कभी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए।
और हमेशा ही उनको ना सम्मान दो। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और उसमें योगदान देना जरूरी है, और महिला को जो शिक्षा है ना देना, बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और उसमें योगदान अपना देना भी जरूरी है। हमें अश्लील और असम्मानजनक व्यवहार से बचना चाहिए और महिलाओं के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। और भाई जो हमारी निगाहें अश्लीलता और सम्मानजनक चीजें जो होती है, जैसे लड़कियों को छेड़ देना, इन चीजों को हमें दूर करना चाहिए, बचना चाहिए, जिससे जो औरतें हैं वो घर से बाहर निकल के अपने जो परस्यू कर सके, अपने जो करना चाहते हैं कॉलेज या पढ़ाई लिखाई या काम, उनको वो कर सके। लड़के लड़कियों के बीच समानताओं को बढ़ावा देना और उन्हें सम्मान का अवसर देना चाहिए कि भाई दोनों इक्वल हैं, दोनों को समानता होगी दोनों में, तो उन दोनों को बढ़ावा देना और सबको एक एक अवसर देना। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और भाई उनके स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनकी शिक्षा पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वस्थ बन सके, और भाई वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सके, और भाई स्वस्थ हेल्दी बन सके। समाज में महिलाओं के योगदान और उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। और भाई महिलाओं का समाज में योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी अधिकारों का रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई यहाँ से हमारा पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपने रचनात्मक लेखन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें जो 12th क्वेश्चन है वहां से हम करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसमें क्या है, खेलों का महत्व, और एक है क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके महत्व। तो बच्चों 3 आपके दे रखे होंगे, मैं आपको 2 अच्छे से समझा दूंगा, 2 अनुच्छेद काफी अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। तो पहला पढ़ेंगे बच्चों, तो खेलों का महत्व है बच्चों, इसमें संकेत बिंदु दे रखे हैं, हमें इसके बेस पे लिखना है। जैसे खेलों के शारीरिक और मानसिक लाभ, खेलों में भाग लेने के फायदे, खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं, खेलों में देश का योगदान, इन चीजों को लिखना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके महत्व, तो बच्चों इसमें देखेंगे संकेत बिंदु में राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य। बच्चों ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो ये नहीं बताएंगे, थोड़ा आसान बताएंगे कि जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। संकेत बिंदु देखो तो जीवन में मित्रता का महत्व, अच्छे मित्र के गुण और संगति का प्रभाव, जीवन के कठिन समय में सहायता करना, विश्वास, भावनात्मक सहयोग। तो बच्चों ये संकेत बिंदु के आधार पे हमें क और ग करना है, खा वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो हम इजी वाला बताएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला पढ़ते हैं बच्चों अनुच्छेद कि खेलों का महत्व। ठीक है, पढ़ते हैं। खेलों का जीवन में अहम स्थान है कि भाई हमारे लाइफ में जो खेल हैं वो बहुत अच्छा स्थान लेते हैं, बहुत पहला स्थान लेते हैं, क्योंकि यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि भाई अगर हम खेलते हैं तो भाई हम ना खुद ही स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, और हमारी जो मानसिक शक्ति है याद करने की, पढ़ने की, वो बढ़ती है। खेलों के माध्यम से हम शरीर को मजबूत बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, जो खेल की वजह से क्या होता है, हमारी शरीर जो होती है वो मजबूत होती रहती है। मानसिक तनाव से छुटकारा पाते हैं, और जो मानसिक तनाव होता है उससे हम छुटकारा भी पा लेते हैं। नियमित खेल कूद से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है, और जब हम खेलते रहे ना रोज, तो भाई इससे ना पॉजिटिव असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। और ये टीम भावना और नेतृत्व के गुण को भी सिखाता है कि भाई ये हम एक टीम में कैसे काम करें, और नेतृत्व मतलब कोई एक जो आपका लीड होगा, जो आपका कैप्टन होगा, वो कैसे किस तरीके से करता है, किस तरीके से आप सबको संभालता है, तो उस चीज को भी सिखाता है। देश में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। अब भाई हमारे देश में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो भाई इसमें जो खेल में जो भाई हम खिलाड़ियाँ भाग लेते हैं उनकी महत्वपूर्णता बहुत मस्त है, अच्छी है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन काफ़ी अच्छे तरीके से करे। खेलों से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह देश के गौरव भी प्रदान करता है। अब भाई ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में तो सुधार करता है, लेकिन जब हम विदेशों में जाकर खेलते हैं तो हमारे देश को गौरव बताता है, हमारे देश का नाम रोशन करता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा जो कि है जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। तो लिखेंगे जीवन में अच्छे मित्रों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि भाई जीवन में जब अच्छे मित्र होंगे ना, तो भाई हमें हर एक चीज़ करना ना काफ़ी आसान हो जाता है। सच्चे मित्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारी खुशियों और दुख दोनों में साथ देते हैं। क्योंकि भाई जो हमारा अच्छा दोस्त होता है वो हमारे खुशी में तो साथ होता ही है, लेकिन दुख में भी साथ होता है। अच्छे मित्र हमें प्रेरित करते हैं, हमारी कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं ना भाई, वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी कमजोरियों पे ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि तू आगे बढ़ेगा। वे न केवल हमें मुस्कुराने के लिए
बल्कि कठिन समय में हमें सहारा देने के लिए भी होते हैं। भाई वो हमें ना मुस्कुराने की वजह नहीं होते, वो भाई कठिन-कठिन जो हार्ड टाइम होता है ना, वहाँ पे हमें सहारा भी देते हैं। मित्रता में विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना होती है। भाई जो मित्रता होती है उसमें क्या हम एक-दूसरे पे विश्वास करते हैं। हमारी भावना जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे हम विचार और भावनाओं को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं और अपने विचार को बिना किसी डर से अपने दोस्त को बता सकते हैं जो हम फ़ील करते हैं। अच्छे मित्र हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं ना भाई, वो हमें सही दिशा देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और जीवन के फैसलों में हमारी मदद करते हैं और जीवन में जो हम मुश्किल फैसले लेते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं हमारे सच्चे मित्र। साथ ही उनका समर्थन हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। अब भाई उनका जो साथ है वो हमें क्या करता है बच्चों, आत्मविश्वास देता है, हमारी मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अच्छे मित्र ना केवल हमारी खुशी में शामिल होते हैं बल्कि दुखों में भी हमारा हमें समर्थन और हिम्मत देते हैं। भाई अच्छे मित्र होते हैं जैसा कि ऊपर बताया मैंने कि वो खुशी में तो शामिल होते हैं, लेकिन जो दुख होता है ना, हमारी जो परेशानियाँ होती है, वहाँ भी हमारा साथ प्रॉपर देते हैं, पूरी हिम्मत से देते हैं, जो जीवन के कठिन दौर में बेहद महत्वपूर्ण है और जो मुश्किल समय में हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई इस ये है हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। यहाँ से हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। मैं आपको 13 बताऊंगा, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। गा नहीं बताने वाला क्योंकि ये भी बच्चों फॉर्मल या इनफॉर्मल में एक होगा, तो बताते हैं। पहला है बच्चों, आप मोहित सुमन है। ये बच्चों हमारा इनफॉर्मल लेटर होने वाला है। अपने छोटे भाई को मोबाइल का सही उपयोग करने करने और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के सुझाव देते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, आप अगर लड़के हो तो मोहित हो, लड़की हो तो सुमन हो। अपने छोटे भाई को मोबाइल का सही उपयोग करने के लिए उससे और दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसके एक सुझाव देते हो, तो 100 शब्दों में हमें पत्र लिखना है। और आगे, आप समीर रेखा हो, अपने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन प्रणाली के बारे में नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है हमें। ठीक है भाई, लिख देंगे। आंसर देखेंगे बच्चों, हमारा जो इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र, उसको देखते हैं। क्या होगा बच्चों, प्रिय भाई आपको लिखना है और लिखना है क्या, नमस्ते, मुझे आशा है कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में हो, कि भाई तुम्हारा हेल्थ काफ़ी अच्छा है। आज मैं तुम्हें मोबाइल के का सही उपयोग करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, कि भाई मोबाइल का जो हम उपयोग करते हैं उसमें भाई जो अच्छी बातें हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की, मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। मोबाइल आजकल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, कि जो मोबाइल है वो हमारी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका गलत उपयोग हमारी मानसिकता और सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं तो यार हमारी मानसिकता और सेहत पर यह बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तुम्हें मोबाइल के उपयोग के समय सीमा का पालन करना चाहिए, कि जब तुम मोबाइल का उपयोग करो तो भाई टाइम लिमिट देखो कि कितना टाइम तुम यूज़ करते हो और इसे केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। और भाई जब तुम्हें ज़रूरत हो, जब तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम हो, तभी मोबाइल को यूज़ करो। बेफिजूल का तुम इस फ़ोन को यूज़ ना करो। जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तो तुम उसे पढ़ाई, खेल या किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। कि भाई जब तुम खाली समय हो तो फ़ोन में रील वूल ना देखने के बजाय तुम पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो या फिर कोई खेल खेलो, बाहर जाके कुछ रचनात्मक कार्य करो, जिससे आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो बढ़े। मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसे रात को सोते समय भी दूर रखें। अब भाई रात को जब सोते हो ना तो फ़ोन को दूर रखो, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। मुझे विश्वास है कि तुम इस सुझाव को समझोगे और इसका पालन करोगे, और मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, कि तुम इसे ट्रस्ट मतलब इसको समझोगे और इसका पालन करोगे। तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन मोहित, या दूसरा नाम क्या था बच्चों लड़की का, सुमन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे शांति निकेतन कुंज, जो कि करोल बाग में पड़ता है, दिल्ली 45, आपका ये हो जाएगा। एग्जाम आपका बच्चों जब भी हो, जैसे 20 या 21 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो डेट लिख देना। अब भाई किसको लिख रहे हो लेटर, नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हो तो ये लिख देना। उसके बाद करोल बाग लिखना, उनका एड्रेस लिख देना, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को ही लिखोगे, लेटर नगर निगम अधिकारी आपके आसपास का ही होगा। तो विषयों में लिखना है बच्चों, कचरा प्रबंधन प्रणाली सुधार हेतु, कि भाई मुझे कचरा साफ करवाना है, इसलिए मैं पत्र आपको लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे, मान्यवर, मैं समीर या रेखा, आपके क्षेत्र का निवासी, कचरा प्रबंधन प्रणाली के सुधार हेतु इस पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं, कि भाई मैं आपके निवास में रहता हूं, मेरा नाम समीर है। भाई हमारे जो ये पत्र में लिख रहा हूं, इससे मैं आपका नाम ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
कि हमारे जो जगह में ना कचरा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। हमारे क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व्यवस्था प्रभावी नहीं है, जिसके कारण कचरा सड़क पर फैल जाता है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे क्या है बच्चों, हमारा जो कचरा है ना वो फैलता जा रहा है, जिससे भाई हमारी जो पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए कि भाई कूड़ादान बनवाओ कि भाई कचरे को कहीं पे रखा जा सके और कचरे के निस्तारण के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। और भाई जो कचरा हम उस कचरे में रखेंगे, कूड़ेदान में रखेंगे, उसको भाई रोज के रोज आपको उठाना भी पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि इस विषय पर त्वरित कार्यवाही करें और भाई मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे आप काम करो। धन्यवाद करना है, भवदीय लिखना है और आपका नाम समीर हो तो समीर, लड़की हो तो रेखा। ठीक है, अपना फोन नंबर डालना चाहो तो डाल दो, जबकि डालते नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, जो कि हमारा है 14th। पहला क्या है, आपका नाम काव्या है। आपके इलाके में दूध की सप्लाई समय पर नहीं हो रही, जिससे बच्चे और बुजुर्ग बिना दूध के परेशान हो रहे हैं। कृपया दूध सप्लाई एजेंसी के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए ईमेल लिखें। अब बच्चों हमें ईमेल लिखना है कि भाई आपके इधर ना दूध की सप्लाई सही से नहीं हो रही है और बच्चों और बुजुर्गों को बहुत तकलीफें हो रही हैं। और अगला है कि संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें एक लघु कथा लिखना है। संकेत बिंदु क्या है बच्चों, समय की कीमत, एक सेकेंड, समय की कीमत का एहसास देर से होना, समय की बर्बादी से पछताना, समय का सही इस्तेमाल करना, समय का मूल्य समझकर जीवन में सुधार करना। तो बच्चों पहले हम इवेंट लिखेंगे। सबसे पहले आप कौन हो, आप काव्या हो तो अपना नाम लिखोगे। प्रेषक में भेजने वाला कौन है, काव्या। प्राप्तकर्ता कौन है, हम किसे भेज रहे हैं, दूध सप्लाई एजेंसी को। ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखो आगे लिखेंगे विषय में कि दूध की सप्लाई में बहुत देरी हो रही है सर जी। प्रिय दूध सप्लाई एजेंसी अधिकारी, मैं काव्या, मोहल्ला आदर्श नगर, यह पत्र लिखकर सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में दूध की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। दूध की नियमित आपूर्ति में देरी हो रही है, जिसके कारण विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों मैं काव्या आपके मोहल्ले में रहती हूँ। यह पत्र लिखकर मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि जो हमारे इलाके में जो सप्लाई हो रही है ना दूध की, वो बहुत लेट हो रही है, जिसके वजह से हमारे शहर में, हमारे जगह पर आदर्श नगर में ये नियमित रूप से अच्छे से आपूर्ति नहीं हो रही, सबको दूध नहीं मिल पा रहा, जिससे विशेषकर जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूध की कमी से घर के बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है और बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं। अब भाई क्या हो रहा है कि भाई जब दूध नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों को क्या कि भाई दूध पे ही जिंदा रहते हैं बच्चे, क्योंकि माँ कितना दूध पिला पाएगी। तो बच्चे दूध के चक्कर में तो उनको पोषण नहीं मिल पा रहा, तो बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। और जो बूढ़े होते हैं जिनके भाई दांत होते नहीं है तो वो दूध रोटी खाते हैं या फिर दूध ही पीते हैं, तो यार उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना वो बढ़ती ही जा रही है। दूध की आपूर्ति में देरी से घर का दैनिक आहार प्रभावित हो रहा है और इससे स्थिति के परिवार से मतलब अब क्या है कि दूध से क्या हो रहा है भाई, हम सबको भी दिक्कत हो रही है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो दूध पी के जाते हैं, तो वो बच्चे दूध पी के भी नहीं जा पा रहे और हम सुबह चाय भी नहीं पी पा रहे हैं। भाई हर सदस्य को दिक्कत हो रही है दूध से। तो कृपया दूध की आपूर्ति को नियमित और समय पर सुनिश्चित करें कि भाई कृपया करके दूध आप अच्छे से हमें दिलवा दे, ताकि मोहल्ले के सभी लोग बिना किसी परेशानी के दूध प्राप्त कर सके। और भाई अगर आप दूध सही से दोगे तो सारे मोहल्ले के लोग दूध अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद, भव दिए काव्य लिख देना और अपना फोन नंबर भी बच्चों डाल देना है। अब लघु कथा देखें बच्चों, कि क्या है, समय का मूल्य का लघु कथा हमें देखना है, तो इसको पढ़ेंगे हम कि किसान रामू दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसे कभी नहीं समझ आया कि समय की कीमत क्या होती है। कि भाई किसान जो रामू था वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन कभी भी ना उसको समझ नहीं आया कि यार मैं दिन रात काम करता हूँ, मेरे समय की कीमत क्या है। वह हमेशा सोता और काम करता रहा, बिना ये सोचे कि समय की बर्बादी से कितनी बड़ी हानि हो सकती है। वह भाई घर आके सोता, सुबह काम करता, तो भाई वो कभी सोचता ही नहीं था कि किस तरीके से मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। एक दिन रामू खेतों में अकाल आ गया। अब एक दिन क्या किया, रामू के खेतों में ना अकाल आ गया, सब कुछ सूख चुका था। उसे एहसास हुआ कि समय का सही उपयोग नहीं करने की वजह से उसकी खेती को नुकसान हुआ। अब भाई उससे क्या एहसास हुआ कि अगर मैं समय का अच्छे से उपयोग करता तो मेरी खेती में कोई दिक्कत नहीं आती। अब वह पछता रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह हर पल का मूल्य समझेगा और काम को बेहतर तरीके से करेगा। अब क्या किया उसने भाई, ठान लिया कि भाई मैं दिन में जब 14 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे काम करता हूँ, मैं अब 6 घंटे काम ना करके 12 घंटे काम करूंगा और 8 घंटे सोऊंगा। तो वो उसने सोच लिया। रामू ने अपनी आदतें बदली और समय का सही इस्तेमाल करना शुरू किया।
अब रामू ने भाई अपने आदतें बदली और भाई समय का ना सही उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने ना केवल अपनी खेती को बचाया बल्कि जीवन को भी और बेहतर बना लिया। और भाई उसने अपने खेती को तो बचा लिया और अपने जीवन को भी काफी अच्छा कर दिया। उसे समझ में आया कि समय एक अनमोल चीज है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कि भाई समय है वो बहुत अनमोल है जिसको भाई खत्म नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, संवाद लिखना है और आपको एक क्या लिखना है, सूचना तैयार करना है। तो बच्चों संवाद कुछ इस तरीके से होता है, संवाद आप देख लो, एक पोज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चों, आपको मैं सूचना लिखना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ना नोटिस सूचना एक ही होता है, नोटिस में लिखना है सूचना। आपका एग्जाम जिस दिन है वो दिन डाल दे रहा है, जैसे 20 को आपको अगर मॉर्निंग वालों का तो 20, इवनिंग वालों का तो 21, ठीक है। प्रिय छात्र या छात्रा, विद्यालय की छुट्टी के समय मुझे विद्यालय के मैदान में एक डायरी मिली। यह डायरी काले रंग की है और इसके अंदर कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज हो सकते हैं। कि भाई विद्यालय में छुट्टी के बाद ना मुझे एक डायरी मिली जो काले रंग की है। क्या पता इसमें आपके ना भाई दस्तावेज हो, आपके पर्स हो, आपके आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो भाई इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो मैंने अभी तक नहीं खोला। यदि ये डायरी आपकी है तो कृपया अपनी पहचान प्रमाणित करके स्कूल कार्यालय से प्राप्त करें। और अगर ये आपकी है तो मैं आपके सामने ये खोलूंगी। अगर ये आपकी निकली, अगर आप पहचान बताते हो, प्रमाणित करते हो, तो ये डायरी मैं आपको दे दूंगी। आप इससे अगले 2 दिनों के भीतर प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिन तक होगी मेरी। इसके बाद जिसकी जिम्मेदारी होगी आप उसको पूछना। इसलिए आप जितने जल्दी इसको ले सको उतना अच्छा है। धन्यवाद। सादर, मैं इकबाल या अलीशा हूँ। यहाँ से बच्चों हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 4th सैंपल पेपर था। इसके बाद बच्चों हमारा 5th सैंपल पेपर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको 500 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा। जैसे ही आप 500 लाइक का टारगेट बच्चों पूरा कर देते हो तो मैं आपको 5th सैंपल पेपर ला के दे दूंगा। और हाँ, एग्जाम के लिए बिल्कुल डरो मत। बेस्ट ऑफ लक है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से बिल्कुल फाड़ के आना अपना एग्जाम।